बिथरी की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि मैं सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी हम आपकी जनपद बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बिथरी चैनपुर विधानसभा के विधायक जी मौजूद हैं और आज बातचीत करेंगे बिथरी चैनपुर के समस्याओं के बारे में। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। सबसे पहले तो विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। सर मैं आपकी बरेली में आया, आपके बिथरी चैनपुर विधानसभा में घूमा, गांव में घूमा, तमाम चीज़ें भी निकल के आई, कुछ लोगों की समस्याएं भी निकल के आई और कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास भी हुआ है, अच्छा कार्य किया है। एक आप जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और अभी वर्तमान में आप विधायक भी हैं, कैसी तैयारी है आपकी 27 के लिए और कैसा विकास कार्य आपने किया है? देखिए 2027 का जो चुनाव है, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से यूपी में सरकार काम कर रही है, हम एक विधायक की दृष्टि से हम लोग उनके कारिंदे हैं, उनके सिपाही हैं और जैसा हमारा सेना नायक काम कर रहा है उसको हम सब लोग फॉलो करते हैं। तैयारियां वो लोग करते हैं जिनको कभी कभी जनता के बीच में जाना है, झूठ दिखाना है, अपने रंग को बदल के प्रेजेंट करना है। जिनको हमेशा ही रहना है उनके लिए तैयारियां क्या होती हैं। जब आप जनता को अपना परिवार समझते हैं तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन है तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम कहाँ जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। मैं जब विधायक हूँ, जब पहले नहीं था, मेरा चिकित्सा का व्यवसाय है, निरंतर पहले भी मैं जनता के बीच में जाता था, जनता के बीच में रहता था और आज भी यही काम है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में नहीं जाता हूँ। किसी के यहाँ दुख हो, सुख हो, लगातार निरंतर जाना है। कहीं कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, लगातार जाना है। जब आप जैसे घर परिवार होता है, घर परिवार में आप कोई तैयारी थोड़ी करते हैं कि अपने आप को भाई दिखाना है, अपने आप को पिता दिखाना है कि हमको उसके लिए कोई तैयारी करनी है। क्योंकि बिथरी की विधानसभा मेरा अपना परिवार है और मैं निरंतरता के साथ में उनके बीच में रहता हूँ। जितना मुझसे हो पाता है उनकी समस्याओं का निदान करता हूँ। सर एक गांव में मैं घूमा था, ऐसे आम पब्लिक से मैं चर्चा करता हूँ कहीं भी, किसी भी विधानसभा में। आपके गांव में आपके विधानसभा में रामनगला है, रमनगला गाँव। हाँ रामनगला। तो उस गांव में मैं गया, वहाँ की चीज़ें मैंने जानी। तो वहाँ की आम जनता कहीं ना कहीं, पूरा जो गांव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, आपको सपोर्ट करता है, भाजपा को सपोर्ट करता है। उन लोगों की समस्याएं ये थी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि विधायक जी से ये मुद्दा रखना। गली नहीं बनी है, वहाँ की मेन गली है गांव की। देखिए किसी भी विधानसभा में एक तो रमनगला जो गांव है आपने देखा होगा, मेन सड़क पे हमारा मेन तो सड़क पे। यदि हम बात करें तो मेन सड़क हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि खराब है। अंदर की जो गलियां होती हैं, क्योंकि 400 गांव है, ऐसा किसी भी प्रदेश में, किसी भी यहाँ पे जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, निरंतरता में काम हो रहा है। हमारी सरकार जब से बनी है लगातार गलियों में विकास कर रही है। और क्या है कि हमको सब जगह विकास करना है। पहले की सरकारों का एक निश्चित भूगोल था, केवल उन्हीं जगह काम करना था, उन्हीं जगह विकास करना था। तो जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनके यहाँ कभी सड़कें बनी ही नहीं, कभी रास्ते बने ही नहीं। जब नहीं बने तो एकदम से सबको हम पूर्णतया को पा लेंगे, ये इतना आसान नहीं होता है। और सड़क वगैरह एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो निरंतर बनती हैं, टूटती हैं, निरंतर बनती टूटती हैं। लेकिन आपने ठीक बात मेरे को सुझाया, मैं जल्दी जाके देखूंगा और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। वहाँ की जनता का विशेष ये अपील उन्होंने की थी मिट्टी न्यूज़ पे, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 2027 का चुनाव करीब है, सपा पीडीए चला रही है, आपका अमृतकाल चल रहा है। तो पीडीए के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके सांसद भी यहाँ पे आमला में सपा के हैं? जी जी, देखिए पीडीए जो आप सब लोग जानते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पीडीए से मतलब क्या समझते हैं? वो तो कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हैं। वो लोगों से नफरत कर सकते हैं, वो सवर्णों से नफरत कर सकते हैं, वो पंडित ठाकुरों बनियों से नफरत कर सकते हैं, लेकिन हम जाति को मानते ही नहीं ना। हम उस समाज को, उस संस्कृति को मानते हैं
जो कण कण में भगवान की बात करते हैं। हम पूर्व जन्म को मानते हैं ना, हमारी संस्कृति क्या है, पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म को जो लोग मानते हैं उनके लिए जाति बहुत महत्व नहीं रखती, क्योंकि आज मैं कभी सपोज मैं ब्राह्मण पैदा हूँ, कल मैं किसी जाटव के घर में जन्म ले सकता हूँ, कभी मैं किसी वाल्मीकि के घर में जन्म ले सकता हूँ, कभी मैं किसी लोधी के घर में जन्म ले सकता हूँ। तो जो हिंदुत्व को ठीक से मानता है वो जातिगत विवरण की दृष्टि से तो अलग अलग नहीं देख सकता, या तो वो हिंदू ही नहीं है। स्पेशली भारतीय संस्कृति और हिंदू को मानने वाले लोगों के वो लोग, हमारे यहाँ जातियों में कोई बटा हुआ नहीं। वो लोग एक झूठ वातावरण बनाते हैं और जो बात करते हैं अगड़े की, पिछड़े की, ये सब चीज़ों की, तो केवल परिवार दिखता है क्या? उनके परिवार के कोई ऐसा कैंडिडेट बचा है जो इलेक्शन ना लड़ा हो? जिस आदमी में इतना स्वार्थ भरा हो कि अपने चचेरे, ममेरे, तहेरे, जीजा, साले, फूफा, चाचा, चाचा का बेटा, उनसे कुछ बचता है तो वो उनके जो रिश्तेदार होते हैं या उनके नियर मित्रगण होते हैं उनको देते हैं। तो क्या पीढ़ी है क्या? ये परिवारवाद है। परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका, और उनका भाव हो सकता है नफरत का। किसी को ऐसा देख सकते हैं, हमारे यहाँ हमारी सरकार में आप किसको पिछड़ा कहते हैं? हमारे मोदी जी को क्या पिछड़ा कहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, क्या हम उनकी चिंता नहीं करते? हमारे यहाँ सबकी चिंता की जाती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हाँ, वो सवर्णों से नफरत करते हैं, वो बार बार ये कहते हैं। वो लोग सवर्णों से नफरत करते हैं, ऐसा मानना ये है? तो कहते हैं पीडीएस के क्या मतलब होता है? या तो सर्व के विकास की बात करें, नहीं तो क्या मतलब हुआ? यदि आप बिल्कुल डिफाइन कर देते हैं, आप लाइन खींच देते हैं कि हमको सवर्ण चाहिए ही नहीं, यही तो कह रहे हैं अभी वो। हाल ही में उन लोगों की मीटिंग भी हुई है, ठाकुर ब्राह्मण लोग सब लोग गए हैं वहाँ पे। जानना नहीं, लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं, आपने बताया पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, इसमें कहीं सवर्ण आता है क्या? इसमें पंडित, ठाकुर, बनिया, कायस्थ ये कहीं आते हैं क्या? तो नफरत ही तो होगी उनके मन में कहीं। हमारे यहाँ से कभी आपने सुना क्या? हम उन सब गरीबों की चिंता करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हम उस संस्कृति को मानने वाले ना। मैंने कहा हम बार बार जन्म लेने की संस्कृति को मानते हैं, और जो बार बार जन्म लेने की संस्कृति को मानता है वो, उसके मन में भाव आ सकता है क्या ये इस जाति का है? ये हमारा जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े थे, उनकी सरकार लगातार चिंता करती है। हमारे यहाँ मंत्री देख लीजिए, हमारे यहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, उनकी क्या स्थिति है। हम लोग उनके साथ बैठ के खाना खाने में हमको परहेज नहीं है। जो कहते हैं और करते में बहुत अंतर होता है। जो सच बात ये है ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, वो केवल गरजने वाले लोग हैं। उनका मन अच्छा नहीं है और उनकी चिंता करना उनके मन में कहीं भी दिखता भी नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, भित्री चैनपुर में अभी क्या क्या विकास कार्य किए हैं आपने? भित्री चैनपुर में यदि आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मेरा पूरी विधानसभा के चारों तरफ जो सड़कों का जाल है, आप मेरे हॉस्पिटल के सामने देखिए, ये बढ़िया सड़क है। आप लाल फाटक से जाइए, बहुत बढ़िया सड़क है। आप उधर से फरीदपुर चले जाइए, बहुत बढ़िया सड़क है। आप इधर से नरियावल की साइड से आइए, बहुत बढ़िया सड़क है। चारों तरफ सड़कों का इतना बढ़िया वो है कि इतनी सुंदरीकरण बनाया गया है, इतना चौड़ीकरण किया गया है कि कोई भी मेरी विधानसभा से आने वाला, यदि हम मुख्यालय की बात करें, शायद ही 15 मिनट लगते होंगे और मुख्यालय पे आदमी आ जाता है। तो कोई बीमारी है, किसी को पढ़ना है, किसी को कॉलेज जाना है। अब मेरे क्षेत्र के लोग शहर में माइग्रेट नहीं करते क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी, उसके लिए वही बरेली है जहाँ वो रह रहा है। तो विकास के लिए मूल स्वरूप क्या क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ हो, अच्छी एजुकेशन हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो। आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह आपको, आज आपको जो छोटी छोटी CSC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन पे चले जाइए, वहाँ आपको रोज़ 2-3 डिलीवरी होती दिखाई देगी। डिलीवरी की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? पहले घर में डिलीवरी हुआ करती थी और करीब 2 से 3% लोग केवल डिलीवरी की छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन से मर जाते थे। आज हमने उसको दूर किया है। जो बच्चे, जो माताएं एनीमिया से मर जाते थे, उनको हमने दूर किया है। जो इमेच्योर बच्चे पैदा होते थे, उनको मरने से हमने रोका है। ये जब प्रोफेशनल लोगों के हाथ में डिलीवरी होती है तो कितनी जानों को हमारी सरकार लगातार बचा रही है। और मेरी विधानसभा में आपने देखा होगा
सभी जगह सब तरह की व्यवस्था है कि किसी को कोई परेशानी हो ना पाए, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए, खाने की व्यवस्था देख लीजिए, सरकार निरंतर जो लोगों को अनाज का वितरण करती है, कोई भी आदमी भूखा ना सहे। पहले आप कितना सुनते थे कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं भूख से, आज कोई कल्पना भी कर सकता है कि भूख से आत्महत्या करेगा। जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए आयुष्मान कार्ड बन गए। मोदी जी और योगी जी ने कहा है 70 साल से हर व्यक्ति उनका पिता है, कोई बीमारी की वजह से पैसे के अभाव में नहीं मरेगा। मैं उस गांव का रहने वाला हूं, मैंने उस गरीबी को देखा है। कई बार बुजुर्गों का लोग इलाज नहीं करा पाते थे कि अरे अब बुजुर्ग हैं, घर भी बिक जाएगा, अब बाबा भी मर जाएगा, तो चलो घर पे देसी वैसी इलाज कर लें। आज ऐसी स्थिति तो नहीं है ना, वो असहायपन तो नहीं है ना। लोग लेके जाते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड दिखाते हैं और उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। 70 साल का आपके पास केवल आधार कार्ड चाहिए, आप जाइए आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, फ्री में इलाज। कितनी बड़ी परेशानियों से दूर है। आप पूस की रात याद कीजिए, जब ठंड हुआ करती थी, लोग पानी लगाने जाया करते थे और उसमें ठंडे पानी में मैंने खुद पानी लगाया है, खुद मैंने गूलों को काटा है। आप किस कल्पना कर सकते हैं वो ठंड में, क्योंकि लाइट आती ही नहीं थी। आती थी रात में 2 बजे से 4 बजे तक लाइट आएगी, 7 दिन में 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी लाइट। आप कभी आपको जो इंजन जैसी चीज़ें सब दिखाई नहीं देती हूँ, क्योंकि ट्यूबवेल से बढ़िया भराई होती है, प्रॉपर लाइट आती है, अलग उसके लिए सब सिग्नल्स करते हैं। ये सब किसानों की चीज़ें। किसानों का एक मुद्दा आपकी विधानसभा में निकल के आया, खाद की बड़ी समस्या है किसानों के लिए, छुट्टा जानवर की बड़ी समस्या है। देखिए, जो आपने कहा खाद की समस्या, इसको भी आपकी ये टोटल र्यूमर है, टोटल र्यूमर है। खाद की कोई समस्या नहीं है ही नहीं समस्या। कोई भी किसान मुझे बता दे, किसान लोग बोल रहे हैं, वो किसान लोग क्या बोल रहे हैं, किसानों को हम बार बार समझाते हैं कि खाद का एक तो अतिरिक्त उपयोग ना करें, जितना सरकार जो साइंटिफिक मानक हैं उससे ज़्यादा खाद को ना डालें, क्योंकि खाद यदि आप डाल देंगे तो वो तो 2 दिन में 3 दिन में तो वे वेस्ट हो जाएगी। आप उसको डालेंगे जितना रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ है कि खाद की स्टोरेज ना करें। वो लोग क्या चाहते हैं कि 6 महीने का, साल भर का खाद एक साथ दे दिया, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों स्टोर करना चाहते हैं? जैसे ये फसल, एक फसल के लिए हम लोग दे रहे हैं और वो किसी को कोई कमी नहीं, एक फसल के लिए दे रहे हैं। अब कालाबाजारी रुक गई। जो आपको दिखा रहे हैं ना, वो लोग दिखा रहे हैं जो कालाबाजारी करते थे, अब उनको स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं, कालाबाजारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लगातार दिखा रहे हैं। एक भी किसान बता दीजिए जो मुझे ये बताए कि उसके पास अपनी आइडेंटिटी है और नहीं मिल रहा। अब क्योंकि फार्मर आईडी बन गई, अब लोगों के हिसाब से जितनी, जिसके पास आईडी कार्ड है, जिसके पास फार्मर आईडी है, उसी को मिल रहा है। अब बेच नहीं पा रहे फैक्ट्रियों, इकट्ठा करके लोग जो, क्योंकि सब्सिडाइज रेट में पैसे वो मिलता है, वो उसको बेच देते थे। कभी कभी नेपाल तक में लोग बाईपास कर देते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये आर्टिफिशियल वो दिखा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टोरेज है। मेरी माननीय मंत्री जी से भी बात हुई थी, कोई कमी नहीं है और ना कोई कमी होगी। अच्छा सर, एक बात और बताइए, छुट्टा जानवर वाली भी समस्या है। देखिए, छुट्टा जानवर जिनको आप कहते हैं वो निश्चित ही थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन लगातार हम लोगों के यहाँ गौशालाएँ आपने देखी होंगी, लगातार गौशालाएँ बन रही हैं और गौ में जो हमारे पशु हैं उनको रखा जा रहा है। जो लोग गाय को पालना चाहते हैं उनके लिए सरकार लगातार कहीं ना कहीं उनके लिए जो हेल्प के लिए पैसे दे रही है कि जिसको पालें। लेकिन मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि यदि हम प्योर दूध नहीं पिएंगे, प्योर घी नहीं खाएंगे, तो बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा? गायों को पालें, गायों को दूध दूने के बाद में छोड़ें नहीं। तो लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं, गांव वालों के लोगों के साथ बैठ रहे हैं। लेकिन जो समस्या पहले थी उससे अब मुश्किल से 15-20% रह गई है, अब वो भी जल्दी खत्म है। अच्छा सर, ये बताइएगा 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं? जिस हिसाब से भाजपा की लहर चली है, बंगाल हुआ, असम, पुडुचेरी, इससे पहले बिहार में भी चुनाव हुआ। मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी भी हालत में कम से कम 325-330 सीटें से कम जीतेंगे। 325 जो हमारा अलायंस जो है उतना, क्योंकि कोई विरोधी ही नहीं, किसी तरीके का विपक्ष में कुछ है ही नहीं, कुछ मुद्दे ही नहीं उनके पास में। पर विपक्ष ने 24 में तो वापसी कर लिया है। देखिए, झूठ और मक्कारी कितने दिन चल सकते हैं? 24 में वापसी थोड़ी की, झूठ बोला उन्होंने। बोला संविधान बदल देंगे, क्या सच में संविधान बदल गया क्या? और मैं उन अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब का जो ध्येय था, जो उन्होंने संविधान बनाया, संविधान हमारा परिवर्तनशील ही है, लेकिन मूल भावनाओं को नहीं छेड़ा जा सकता। संविधान में क्या पहले कभी परिवर्तन नहीं हुआ?
क्या संविधान में आज की डेट में जो करेक्शन होते हैं, जो अमेंडमेंट बिल पास होते हैं, वो क्या होता है? क्या अमेंडमेंट नहीं हुए? क्या अभी भी लगातार हमारा संविधान अमेंडमेंट होने वाला ही है। तो कोई आदमी कहे ये अमेंडमेंट कर देंगे, अरे भाई अमेंडमेंट जो विधानसभा लोकसभा चलती ही हैं कि जो बिल पास होते हैं तो जो पहले से एग्जिस्टेंस जो होती है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है ना। क्या आवश्यकता कर ये तो ब्यूटी है हमारे संविधान की कि समय के अनुसार बदलाव हो। यदि हम ये कहें कि ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग कपड़े में ढकेंगे, उस समय जब आंधी चलती थी रेत उड़ता था, लेकिन एयर कंडीशन में बैठ के ऊपर से नीचे तक हम जाली पहन लेंगे, तो क्या वो ऐसा संविधान आप बनाना चाहते हैं? संविधान बाबा साहब ने ऐसा ही बनाया जो मूल जो उसकी इच्छा है उनको कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता, लेकिन आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो जो लोगों की मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से उसके अमेंडमेंट्स होते रहे हैं और होते रहेंगे, यही मूल भावना है। लेकिन गरीब आदमी को, थोड़ा कम पढ़े लिखे आदमी को राहुल गांधी जी एक लेके घूमते थे कि संविधान ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, जबकि सच बात क्या है, संविधान का दुरुपयोग किसने किया? इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी जी का मन जरूर था संविधान को ख़त्म कर देने का। हमारी मूल भावना हमारी सरकार की ना कभी ऐसी थी ना होगी, जब तक प्रजातंत्र की मूल आत्मा ही हमारा संविधान है। और इसको बदलने जैसी, इसको ख़त्म करने जैसी ये झूठ है। अब जनता जान गई है कि संविधान जैसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ बिथरी चैनपुर विधानसभा के विधायक राघवेंद्र शर्मा जी मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने सभी चीज़ें बताई हैं, 2027 के चुनाव के बारे में भी चर्चा की है, बिथरी विधानसभा की जो समस्याएं थी उनके बारे में भी मैंने खुल के बात रखी है। और आप क्या सोच रहे हैं बिथरी चैनपुर विधानसभा के बारे में? जो भी आपके सवाल हों आप कमेंट करिएगा, आपके सवाल हम विधायक जी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। 2027 में आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी पुनः सरकार बनाने वाले हैं, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना, आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है, खास करके बिथरी विधानसभा में अगला विधायक कौन होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।